औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you students? I hope you all are fine. Welcome back to the channel and today our topic is बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल किसने प्रपोज किया था? नील बोहर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था इसको, उन्होंने दिया था। उन्होंने किस पर वर्क किया था, किसका प्रपोज किया था? हाइड्रोजन एटम पर ही उन्होंने वर्क किया था। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स जहां मूव करते हैं उनके शेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके सब शेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुए, फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए, फिर न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ। इतनी हमारे पास डिस्कवरीज हो चुकी हैं। अब हमने देखना है अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो कैसे मौजूद हैं, ठीक है, ये अब हमने देखना है। सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एटम इन स्पेसिफिक पाथ। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उन्होंने कहा रिवॉल्व करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, एक उनके पाथ बने हुए, रास्ते बने हुए हैं। उन रास्तों को उन्होंने क्या नाम दे दिया? उन्हें कह दें ये ऑर्बिट्स हैं या ये शेल्स हैं। ऑर्बिट्स एंड शेल्स आर यूज फॉर द सेम टर्म। देखें, ये न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उसने कहा कि ये शेल है, ठीक है। इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन मैं घुमा रही हूँ, ये ऐसे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, ये बोहर ने कहा था। अब इलेक्ट्रॉन्स नॉट ऑक्यूपाई स्पेस इन बिटवीन दीज ऑर्बिट। अब ये नहीं होगा कि किसी एटम के पास दो शेल्स हैं तो ये नहीं होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ कहीं घूमेंगे। नो, यहाँ नहीं, उन्होंने इन बिटवीन में नहीं घूमना, उन्होंने शेल्स के ऊपर ही घूमना। इलेक्ट्रॉन्स नॉट ऑक्यूपाई स्पेस इन बिटवीन दिस ऑर्बिट, वो इस स्पेस के दरमियान में नहीं घूमेंगे। फिर जो हमारे पास क्या डिस्कस किया हुआ है, नेक्स्ट एनर्जी इनकी बताई इलेक्ट्रॉन्स की। जब वो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं तब उनकी एनर्जी चेंज होती रहती है, कभी वो फिक्स होती है, कभी मिनिमम होती है, कभी मैक्सिमम होती है। इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जहाँ इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी उस हिसाब से होगी। अब एनर्जी फिक्स कब होगी, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होगी, वो फिक्स कैसे रहेगी? जब इलेक्ट्रॉन अपने किसी शेल में होता है। लेट कर लेते हैं कि यहाँ हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये उसका क्या हो गया? न्यूक्लियस। फिर जी यहाँ उसके एक शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में नहीं जाएगा, यही फर्स्ट शेल में पड़ा होगा, तो इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक है। एनर्जी मिनिमम कब होगी, मतलब कि एनर्जी कम कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीबी शेल में होता है तब हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होती है। ऑल राइट, ये देखें ना, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के पास पहला शेल। इधर जब इलेक्ट्रॉन होगा तो हम क्या कहेंगे? इसकी एनर्जी क्या है? मिनिमम है, कम है इसकी एनर्जी इस टाइम पे। इसको हम एक और नेम भी देते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट उर्दू में अगर हम इसको देखें कि ज़मीनी हालत, वो बेसिकली वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब पड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फर्दर अवे मूव करेगा, ज़्यादा जाएगा। अब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, दो यहाँ पड़े हैं, हम कहते हैं चार यहाँ पड़े हुए हैं। फर्स्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं उनकी एनर्जी कम है, जबकि सेकंड शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं उनकी एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। इसी तरह अब इफ़ वी मेड थर्ड शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उनकी एनर्जी सेकंड वाले से भी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे उनकी एनर्जी क्या होती जाएगी? मैक्सिमम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये हमें बोहर ने बताया था एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट, बोहर टोल्ड कि ईच शेल हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी। उन्होंने इसी शेल्स को एनर्जी लेवल्स का नाम दे दिया, उनकी एनर्जी फिक्स है ना, उन्हें एनर्जी लेवल्स का नाम दे दिया। इन शेल्स का नंबर बताया कि भाई 4 शेल्स हैं, 4 एनर्जी लेवल्स हैं। उनका नाम उन्होंने क्या रख दिया? KLMN,
ठीक है। के की कितनी एनर्जी है, E1 कह दिया। L सेकंड शेल है, उसकी एनर्जी E2 कह दी। M इज़ द थर्ड शेल, सो इट्स एनर्जी इज़ E3। N इज़ द फोर्थ शेल, सो इट्स एनर्जी इज़ E4। ऐसे उन्होंने बता दिया। अब हमने कहा कि पहले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होगी, ठीक है। देखिए इसकी कम है, फिर दूसरे की उससे ज़्यादा होगी, फिर तीसरे की उससे ज़्यादा, और चौथे शेल की उससे ज़्यादा एनर्जी होगी। तो एनर्जी क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज़ हो रही है। फिर मज़ीद बोहर ने कहा कि शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। शेल्स को हम मज़ीद भी डिवाइड करते हैं सब शेल्स में। शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, देयर नेम्स आर SPDF। और ये डिवीजन किस पर डिपेंड करती है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n। n के अकॉर्डिंग हम करते हैं। अब n क्या है, n यहाँ हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेल, कि कौन से नंबर है शेल का। के है तो पहला शेल, L की वैल्यू फैन 2 है। M थर्ड शेल है तो उसकी वैल्यू फैन 3 है। N फोर्थ शेल है तो उसकी वैल्यू ऑफ N क्या है, 4 है। K फर्स्ट शेल है तो उसके पास सब शेल भी कितने हैं, 1 है, ठीक है। L सेकंड शेल है तो उसके पास सब शेल भी कितने हैं, 2 SP। M थर्ड शेल है तो उसके पास सब शेल कितने हैं, SPD। N इज़ द फोर्थ शेल, इट्स वैल्यू ऑफ N इज़ 4, सो इसके सब शेल भी कितने हैं, SPDF। इसकी वैल्यू कम है, इसकी उससे ज़्यादा है, इसकी उससे ज़्यादा, और इसकी N वाले शेल की सबसे ज़्यादा है। एक और बोहर ने चीज़ बताई थी, उन्होंने 2n² का फॉर्मूला भी दिया था। व्हाट 2n² टोल्ड अस कि किसी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया एक शेल में सब शेल कितने हैं, उसकी वैल्यू ऑफ n क्या है, उसकी एनर्जी E1 E2 कितनी है। अब एक शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर रख सकता है, इसको हम किससे देखेंगे, 2n² से। n विल बी द नंबर ऑफ शेल। अब k शेल को अगर हम देखें, n क्या होगा इसका, 1, 1² 1, 2 1s are 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि k शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख सकता है, 2 से कम रख सकता है 1, 2 से वो 3 नहीं कर सकता। तीसरा इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में जाएगा, अपने पास नहीं रखेगा। इसी तरह L शेल अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, 8। इसका n क्या हो गया, 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 4s are 8। 8 से कम रख सकता है, ज़्यादा नहीं रख सकता। 9 इलेक्ट्रॉन्स L शेल में नहीं आ सकते, दे विल मूव टू द M शेल। फिर हमारे पास क्या आ गया, M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उसी तरह फॉर्मूला को यूज़ करते हुए 18। N शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 32। आसान है, 2 8 18 32, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इन शेल्स में आ सकते हैं। अब शेल्स में तो आ सकते हैं 2 8 18 32, अब सब शेल अपने पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। A subshell can accommodate 2 electrons. P subshell can accommodate 6 electrons. D subshell can accommodate 10 and F subshell can accommodate 14 electrons. ये हमारी बुक में डायग्राम बनाई गई है कि ये देखिए एक न्यूक्लियस दिखाया गया। फिर फर्स्ट शेल क्या है, K शेल, N1 है, एनर्जी उसकी क्या है, E1, जो हमने पीछे सारा डिस्कस कर लिया। सेकेंड शेल L है, N2 है, E उसकी एनर्जी क्या है, E2। इसी तरह थर्ड शेल और फोर्थ शेल MN। हमारे पास मज़ीद पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। ये पॉइंट ना दरमियान में करके डिस्कस किया है, लेकिन ये अलहदा से एक पॉइंट है, इसलिए मैंने इस पॉइंट पे डिस्कस किया है। मज़ीद अब आपको एक शौक़ मिलने लगा है। शौक़ ये मिलने लगा है कि जितना भी बोहर एटॉमिक मॉडल था ना, आजकल की मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए एटम्स को स्टडी किया, वहाँ तक बोहर का एटॉमिक मॉडल सारे का सारा रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अपने शेल्स में मूव नहीं करते, जबकि जो मॉडर्न अप्रोच कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल, वो हम एक बताते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन तो चार्ज क्लाउड की तरह है, मतलब कि ये फिक्स नहीं है, हम उनकी लोकेशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। 100% सर्टेनिटी, मतलब कि 100% यकीनी हम उनकी लोकेशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम बता ही नहीं सकते कि वो इस टाइम फर्स्ट शेल में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में, वो किस में है, वो न्यूक्लियस के पास है, वो न्यूक्लियस के दूर है, वो कहाँ है, वी कांट प्रेडिक्ट। 1 सेकंड के लिए, 1 नैनो सेकंड के लिए एक एटम
में इलेक्ट्रॉन अगर एक पोजीशन पर है तो वो क्या कर लेता है, दूसरे ही नैनो सेकंड में वो अपनी पोजीशन चेंज करके चला जाता है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते सर्टेनिटी की यकीनी के साथ, ठीक है। सर्टेन प्रोबेबिलिटीज कहते हैं कुछ इम्कानात हैं कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ही डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं। इसके भी प्रोबेबल इम्कानात हैं, मतलब कि ये भी गैर यकीनी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के पास ही, इर्द गिर्द ही कहीं मौजूद होते हैं, लेकिन किस शेल में, किस सब शेल में, कहाँ है, कैसे है, कुछ नहीं हम कह सकते। बस उनकी मौजूदगी पता है और लोकेशन हम उनकी 100% सर्टेनिटी, मतलब कि 100% यकीनी नहीं है कि वो कहाँ है, हम उनकी लोकेशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऑल राइट, है ना शौक कि इतना लंबा पढ़ लिया हमने और लो जी एंड पे क्या निकला, ये तो सारे का सारा मॉडल ही गलत निकला। सो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ नई आती जा रही हैं, हम एटम को मज़ीद सर्च कर रहे हैं और फिर नई से नई हमारे पास बात आ रही है। नाउ वी विल रीड इट फ्रॉम बुक बोहर्स एटॉमिक मॉडल। In 1913, Niels Bohr proposed a model for the hydrogen atom which is called Bohr's atomic model. नील्स बोहर ने किस पर वर्क किया था, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन एटम के ऊपर H2 के उन्होंने ऊपर वर्क किया था, जिसको हम कहते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अब ये मॉडल बड़ा घुमा फिरा के हमारे पास डिस्कस किया गया। बेसिकली इसके ना पॉइंट्स होने चाहिए थे, पॉइंट्स हमारे पास नहीं है इसके, इसलिए बच्चों को इतना लेंथी, इतना लॉन्ग, इतना टफ लगता है। अगर हम इसको पॉइंट्स में करके कर लेंगे ना तो इट इज़ वेरी इजी टॉपिक। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन द स्पेसिफिक पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल्स। इसके मुताबिक क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द स्पेसिफिक पाथ में मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, मतलब गोल गोल एक दायरे के अंदर घूमते हैं, जिसको उन्होंने क्या कह दिया, ऑर्बिट कह दिया, शेल्स कह दिया। यहाँ हमारे पास ऑर्बिट और शेल्स की भी आ गई डेफिनेशन। पहला पॉइंट हमारे पास ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास हो गया कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग वन ऑफ दीज ऑर्बिट इट्स एनर्जी इज फिक्स्ड। जब वो एक ही ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, मतलब कि अगर वो के शेल में है तो उसकी एनर्जी विल बी फिक्सिंग। उसकी एनर्जी कब चेंज होगी, जब वो एल शेल में जाएगा, जब वो एम में जाएगा, तब उसकी एनर्जी चेंज होगी। आल्सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इट्स एनर्जी इज मिनिमम। जितना वो न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी ही उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और इस स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम की डेफिनेशन भी हो गई कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट इन विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस द एनर्जी इज मिनिमम एंड इट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन होगी ग्राउंड स्टेट की, ऊपर से हमारे पास ऑर्बिट और शेल्स की होगी। द ऑर्बिट्स दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो वाले ऑर्बिट्स जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, पोजेसेस सक्सेसिवली ग्रेटर एनर्जी, उनके पास एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। द इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई अ स्पेस इन बिटवीन द ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिट्स के अंदर घूमने फिरने की इजाज़त नहीं है, वो वहाँ नहीं घूमता। सिंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच शेल हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, कहते हैं जी अब उसके पास जिस शेल में वो पड़ा हुआ है, जिस ऑर्बिट में पड़ा हुआ है, उसकी एनर्जी वहाँ फिक्स है, तो दीज शेल्स आर आल्सो नेम्ड एनर्जी लेवल्स। दूसरा हमने इन शेल्स को क्या नाम दे दिया, हमको एनर्जी लेवल्स कह दिया। द शेल विच इज़ नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्स्ट शेल। न्यूक्लियस के करीब, मतलब कि ये न्यूक्लियस और उसके करीब जो पहला शेल वो क्या होगा, के शेल हमने कह दिया। एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, और इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी है। सिमिलरली इसी तरह द सेकेंड शेल विल आल्सो बी अ डेफिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब दूसरा शेल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। कहते हैं सेकेंड शेल, वो इसका फासला देखें ना इतना है और इसका फासला इतना है। डेफिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस विच विल ऑफ कोर्स बी ग्रेटर देन द फर्स्ट शेल एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट विल आल्सो पोजेसेस ग्रेटर वैल्यू ऑफ एनर्जी। कहते हैं अब सेकेंड शेल जो है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा फासले पर है, सो इसकी जो एनर्जी होगी वो पहले शेल से ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन में आल्सो भी प्रेजेंट इन द थर्ड और हायर शेल्स। कहते हैं यही जो हमारे पास रूल है वो थर्ड शेल के लिए भी ऐसे ही है और इससे फोर्थ शेल, मतलब कि एन जो शेल है उसमें भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम किसको डिस्कस करने लगे, देखिए इसमें हमने किसको डिस्कस किया, एनर्जी लेवल्स को एक देखे पॉइंट किया हो गया। ऊपर हमने पहले किसको डिस्कस किया, ऑर्बिट और शेल्स को।
फिर हमने ग्राउंड स्टेट को डिस्कस किया या सिंपली हमने एनर्जी को डिस्कस किया, ये पॉइंट हो गया। फिर अब हम यहाँ इस पैराग्राफ में किसको डिस्कस करेंगे, सब शेल्स को या ऑर्बिटल्स को। तो इस तरह अगर आप पॉइंट्स बना के इनके करेंगे तो इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। ईच शेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स और ऑर्बिटल्स। अब शेल को फर्दर हमने किस में डिवाइड कर दिया, ऑर्बिटल्स में या सब शेल्स में। द नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन द शेल इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन फॉर दैट शेल। उस अब शेल को डिवाइड करें ना हम, अगर शेल की मतलब के शेल का वैल्यू ऑफ एन 1 है तो उसमें शेल भी कौन सा होगा, एस 1 होगा। फॉर द फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1 इट विल देयरफॉर हैव ओनली 1 सब शेल। इसके पास क्या है, एस एक सब शेल है विच इज कॉल्ड एस सब शेल, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 2 सेकेंड शेल है, L उसका नाम है, N उसका 2 है, इट विल बी 2 सब शेल्स। इसके पास 2 सब शेल्स होंगे जो कौन से हैं, SP। द सेकेंड शेल विल देयरफॉर हैव 2 सेट ऑफ सब शेल, ठीक है, 2 हैं उसके। फिर थर्ड शेल के पास कितने हैं, n इज इक्वल टू 3 है, उसके पास 3 सब शेल्स हैं, कौन से, SPD। फोर्थ शेल के n 4 है तो उसके पास कौन से हैं, SPDF। ऑल राइट, जो मैंने आपको टेबल दिखाना लेक्चर के दौरान उसको आपने स्टिकी नोट्स पर कॉपी करके अपनी बुक पर पेस्ट कर लेना है। फिर आपको कभी भी ये एक तो कन्फ्यूजन नहीं होगी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, तो उधर से आपको इजीली याद हो जाएगा। फिर जो हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में देखते हैं कि द साइज ऑफ एन एटम इज सो स्मॉल दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी इट विद द नेकेड आई। कहते हैं एटम का साइज इतना स्मॉल है कि हम उसे अपनी आंख से देख ही नहीं सकते, इंसानी आंख से नहीं देख सकते। होवेवर अ ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू सी एटम्स। अब यहाँ छोटी सी गलती है ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, ये बेसिकली ट्रांजिशन नहीं है, इट इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसको हम TEM कहते हैं, हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करता है। कहते हैं हम इससे एटम को देख, अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई MCQs आ जाए कि हम एटम को कौन से माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो ट्रांजिशन इज़ नॉट द आंसर, इट इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग में गलती है, ओके। फिर जी हमारे पास आगे के आगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल, वो फिर सारा मिक्स हो जाएगा। हम डायरेक्ट पहले चलते हैं कि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फाइंड आउट करना है, फिर हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल को देखते हैं। इस पैराग्राफ में हमने क्या देखना है कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि के शेल में कितने हैं, L में कितने हैं, N में कितने हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन दिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर शेल्स, इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अकोमोडेट करेंगे, उनका नंबर क्या होगा। साइंटिस्ट हैव डिवाइज्ड अ फार्मूला, उन्होंने एक फार्मूला डिवाइस किया जो क्या है, 2n² फार्मूला है। अब वहाँ n क्या होगा, वेयर n कैन हैव वैल्यूज 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब कि जोन सा शेल होगा n भी वही होगा। And they represent the number of shells. Shells have also named as KLMN. यहाँ जाके हमें शेल का नाम बता रहे हैं KLMN, जिनको पहले बताना चाहिए था। And so on. When the value of n is 1, जब n की वैल्यू 1 होगी, first और K shell and the maximum number of electrons can be present in this shell is 2 × 1 square is equal to 2. कितने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका क्या मतलब है कि के शेल कितने अपने अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। के शेल कैन होएवर हैव लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, के शेल के पास 2 से कम हो सकते हैं। और इट मे नॉट हैव एन इलेक्ट्रॉन, क्या ये भी हो सकता है कि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो, जैसे कि हाइड्रोजन है, लेकिन वो 2 से ज़्यादा नहीं रख सकता। सिमिलरली व्हेन n इज इक्वल टू 2, जब n हमारे पास क्या होगा, 2 होगा, it means second और L shell and the maximum number of electrons it can accommodate is 2n² में लगाएं तो कितने अकोमोडेट कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन से अकोमोडेट कर सकता है। सेकंड शेल कितने का इलेक्ट्रॉन से अकोमोडेट कर सकता है, 8। 8 से कम रख सकेगा, 8 से ज़्यादा नहीं। फॉर n इज इक्वल टू 3, मतलब जब n 3 होगा, शेल कौन सा होगा, M, इट कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है एट द मोस्ट, सबसे ज़्यादा 18 से एक ऊपर 19 भी नहीं। दिस प्रोसेस विल गो ऑन अंटिल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम आर फिनिश,
कहते हैं ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में मुकम्मल नहीं हो जाएंगे। अब हमारे पास आ गया कि सब शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन द सब शेल्स। सब शेल्स में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं? एस, पी, डी और एफ में एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 रिस्पेक्टिवली। इन द फर्स्ट शेल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहले शेल में कितने हैं रखने हैं हमने इलेक्ट्रॉन्स? 2। विच शेल गो टू द एस सब शेल, ठीक है, जो एस में जाएंगे। इन द सेकेंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने हैं हमने। अब सेकंड शेल में सब शेल कितने रखने हैं? 2 रखने हैं। कौन कौन से रखने हैं? एक हमने एस रखना है और पी रखना है। ऐसा ही है ना, सेकंड शेल के पास कितने सब शेल हैं? एस और पी। 2 उसके पास सब शेल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स वो 8 रख सकता है। अब उसमें एस कितने रख सकते हैं अपने पास? 2 और पी कितने रख सकता है? 6। इस तरह ये डिवाइड होते हैं। विल बी फर्दर सब डिवाइडेड एस सब शेल सेकंड को जब फर्दर सब डिवाइड किया तो एस के पास कितने आगे? 2 और 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी अकोमोडेटेड इन द पी सब शेल। इसके पास कितने चले गए? पी के पास 6। इसी तरह अगर हम देखें कि एम शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रख सकता है? 18। इसके सब शेल्स कितने हैं? एस, पी, डी हैं। कैसे अकोमोडेट करेंगे? 2 इसके पास आ जाएंगे, 6 ये रख लेगा, 2 6 8। डी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 10 रख सकता है। ऐसे ही है तो कितने हो गए? 2 6 8, 8 और 10 18। ऐसे एम शेल अपने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेगा। क्लियर? के को दोबारा से देखें, के कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख सकता है? 2 रख सकता है। इसके पास सब शेल कितने हैं? 1। एस कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है? 2। एल को देखें, एल शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। सब शेल कितने हैं? 2। एस, पी, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। पी में कितने आ सकते हैं? 6। 2 6 8 पूरे हो गए। ठीक, ऐसे हम इलेक्ट्रॉन्स को शेल में और फिर फर्दर सब शेल में डिवाइड करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मॉडर्न अप्रोच क्या है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक चार्ज क्लाउड्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? चार्ज क्लाउड्स होते हैं। whose लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। जिनकी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो लोकेशन होती है कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि यहाँ मौजूद है या वहाँ मौजूद है। विद 100% सर्टेनिटी, यकीनी तौर पर 100% यकीनी तौर पर कोई भी नहीं बता सकता उनकी लोकेशन। ऑल वी कैन से इज दैट देयर इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी। हम बस यही कह सकते हैं कि कुछ प्रोबेबिलिटी मतलब कि कुछ चांसेस मौजूद हैं ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, कि हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर ले, ढूंढ लें एट अ सर्टेन प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ही कहीं डिस्टेंस पर वो मौजूद हैं, ये हम बस इतना कह सकते हैं। वरना वी आर नॉट श्योर इट इज़ प्रेजेंट हेयर हेयर देयर वेयर इट इज़ प्रेजेंट। ओके, इसको आप हेडिंग दे लें, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। इसके बारे में अगर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल है हमारे पास। इज दैट क्लियर? आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसका टेबल KLMN शेल्स, SPDF सब शेल्स, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं, इस टेबल को आपने अच्छे से कर लेना है और इंशाल्लाह ताला आपको ये टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में विच इज़ अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।